Hi friends, welcome to ADA 24/7 Regulatory Body Essay channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आप में से अभी हमें देखने वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं 2024 का। एंड बहुत सारे ऐसे होंगे जो अगले साल यानी कि 2025 में टारगेट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो होगा जो कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करेगा हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि रीजनिंग सेक्शन के लिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, कैसे आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं सो दैट आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो है वो बैलेंस आउट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर मेरे सेशन में मेरे साथ पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, ये सारा का सारा कंटेंट कंप्लीटली फ्री है और आप लोगों की प्रिपरेशन में ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सो डू डाउनलोड अड्डा की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। एक तो हमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहना है ताकि आपके पास हर इंफॉर्मेशन जो है पहुंच जाए। वन बाय वन हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि हमारे पास टोटल टाइम कितना है, लाइक है ना, एग्जामिनेशन के लिए आपके पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पे दो डेट्स मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट डेट है आपकी प्रीलिम्स एग्जाम की, आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 6 पोस्ट निकाली जाती हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर, मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी ऑफिसर स्केल 1 और उसके साथ साथ लॉ ऑफिसर और साथ ही साथ राजभाषा अधिकारी। इन 6 पोस्ट के लिए आपका आईबीपीएस एसओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और कुछ पोस्ट जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगती हैं। आगे बढ़ेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ चुका है। सबसे पहली बात इसमें कि इसका प्रीलिम्स एग्जाम डेट क्या है, यानी कि जो हमारा एग्जाम होना है प्रीलिम फर्स्ट जो फेज होना है वो होना है आपका नवंबर में। तो नवंबर में ये मोर और लेस 9th के आसपास आप लोगों का एग्जाम शायद हो जाएगा, या तो 9th में हो जाएगा या फिर ये उसके अगले वाले हफ्ता जो आएगा सैटरडे संडे का, तो तब ये आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो हम अपने आप को वर्स्ट के लिए अगर तैयार रखें तो 9 नवंबर तक हमारा एग्जामिनेशन होना तय है। मेंस का एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। दिसंबर में आप लोगों का क्या हो जाएगा, मेंस का एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर में हमारा क्या हो जाएगा, दिसंबर में हमारा हो जाएगा मेंस का एग्जाम, राइट। तो नवंबर में है प्रीलिम्स और उसके बाद दिसंबर में है आप लोगों का मेंस का एग्जामिनेशन। इसके बाद आप लोगों को फॉलो करना होगा क्या, इसके बाद हमारा क्या होने वाला, इंटरव्यू। तो ये 3 फेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब इसके साथ प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न में आपके रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो एक बार देख लेते हैं। आपको पता है कि हमारे ये जो 6 पोस्ट हैं उन 6 पोस्ट में से 4 पोस्ट के लिए प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न सेम होता है और जो लॉ और आपकी राजभाषा अधिकारी की पोस्ट है उसके लिए लॉ और राजभाषा अधिकारी, यहाँ पे एक और आपका सेक्शन जुड़ जाता है जनरल अवेयरनेस। लेकिन जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन आता है लॉ के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया और राजभाषा अधिकारी के लिए जिन्होंने फिल किया। बाकी अदरवाइज जो हमारी बाकी 4 पोस्ट है, जैसे कि जिसमें आपका मार्केटिंग है, एचआर ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, आईटी ऑफिसर है, इन सबकी पोस्ट के लिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। जिससे कि इंग्लिश जिसमें कि 50 जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 25 मार्क्स की इंग्लिश की वेटेज रहती है, नंबर उसके आधे हैं। और रीजनिंग की मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, और क्वांट की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। बट वहीं पे अगर हम लॉ ऑफिसर और बात कर ले किसकी, हम लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी की बात कर ले तो लॉ और राजभाषा अधिकारी के एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे आपका क्वांट नहीं आकर आपका क्या आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट हो जाता है। अगेन 50 मार्क्स और ये पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा, यानी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में आएगा, बाकी आपके बाइलिंगुअल होंगे। और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है, आपको ऐसा नहीं है कि आप कितना भी टाइम एक सेक्शन में लगा दें, आपको एक सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम मिलेगा। जैसे कि इंग्लिश के लिए केवल 40 मिनट है, रीजनिंग के लिए केवल 40 मिनट, और फिर उसके बाद आपके पास देखा जाए तो क्वांट या फिर जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आएगा उसके लिए भी आपके पास केवल 40 मिनट होंगे। यस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, 1/4 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस एग्जाम में, वो भी आपको ख्याल रखना है। और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ सेक्शनल टाइमिंग भी हमारे इस एग्जाम में है। अब जैसा कि आते मेन मुद्दे पे, मुद्दा यह है कि रीजनिंग सेक्शन को हम कैसे इसमें अच्छे से प्रिपेयर करें सो दैट रीजनिंग आपका एक पावरफुल सेक्शन हो जाए, एक ऐसा सेक्शन हो जाए जहां से आप बाकी सेक्शन की कट ऑफ को भी मेकआउट जो है कर सके, राइट।
इंग्लिश में अगर हम इसके प्रीलिम्स की कट ऑफ देखें तो प्रीलिम्स की कट ऑफ आपको दो तरीके से निकालनी होती है। आपको प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ये हमें पता है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई आप दो तरीके से करते हैं, एक आपको इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है, सेक्शनल कट ऑफ भी निकालिए, और एक आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं ताकि इसकी ओवरऑल कट ऑफ भी निकल जाए। अब सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है, ये आप लोगों को पता होगा, मैंने एक सेशन भी कर रखा है प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर, मैंने एक सेशन भी आप लोगों के लिए कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार उस सेशन को जाके देख लेना, चेक कर लेना कि आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कितनी जाती है और ओवरऑल कट ऑफ कितनी जाती है, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा ना। तो सेक्शन कट ऑफ काफी कम जाती है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 10 मार्क्स के अंदर अंदर आपकी सेक्शन कट ऑफ रहती है, तो आप उतना लेवल का आपको हर सेक्शन को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। और अब आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि हमें ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है, 125 नंबर में से आपकी कट ऑफ निकलेगी, और वो ओवरऑल कट ऑफ के लिए आपको कुछ सेक्शन में बेहतर होना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश बाय डिफॉल्ट अच्छी होगी, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो 25 नंबर यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं इंग्लिश के। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हो जिनकी रीजनिंग बेहद अच्छी हो, तो वो रीजनिंग में 40 प्लस टारगेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी क्वांट बहुत अच्छी हो, हालांकि ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं जिनका क्वांट सेक्शन बहुत बेटर होता है। तो अगर आप ऐसे हैं कि हमारा क्वांट बहुत अच्छा है तो क्वांट को और बेटर करो ताकि इसमें आप एनहांस कर सके, इसमें नंबर ज्यादा खींच सके। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी, राइट। अब मैं अगर इसके आगे बढ़ूं कि रीजनिंग, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है ये मेनली हमारा फोकस्ड है रीजनिंग पर, कि रीजनिंग को हमें कैसे कवर करना है और रीजनिंग में क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं कि यहां पर आप अपना स्कोर जो है ना कितना 35 प्लस से लेके आप 40 प्लस तक का स्कोर जो है टारगेट कर सकते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन में। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन में 40 मिनट का मेरे पास टाइम है, और उस 40 मिनट के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आप 35 मार्क्स तक का एक स्कोर लेकर चल सकते हैं। दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये डुएबल है ना। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा 35 तक हमारा स्कोर कैसे पहुंचे रीजनिंग का। नाउ अगर देखा जाए हम बात कर ले पहले किसकी, हमारे सिलेबस की। अब सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस में क्या क्या चीजें, मैंने यहाँ पे आपके सामने टॉपिक्स लिखे हैं। रीजनिंग के टोटल 13 टॉपिक्स है जो कि आपके हर एग्जाम में कॉमन है। आईबीपीएस पीओ में कॉमन है, एसबीआई पीओ में कॉमन है, आईबीपीएस एसओ में कॉमन है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में कॉमन है, नाबार्ड में कॉमन है, सेबी में कॉमन है। यही वो रीजनिंग के 13 टॉपिक है जो हर एग्जाम में आते हैं। अब इन टॉपिक्स को मैंने लिखा है आप लोगों के लिए डिवाइड करके कि कुछ टॉपिक हैं जो आपके इजी टू मास्टर है, यानी कि वो टॉपिक जो आप बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। देन ऑन दी अदर साइड वो टॉपिक्स है जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, जहां पे हमें थोड़ा सा माइंड वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और स्पीड के लिए भी यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि वो एक स्पीड निकल कर आ सके। कौन से वो टॉपिक जो बहुत ईजी हैं, जिनको आप इजीली समझ सकते हैं और इजीली जिन पे कमांड कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक तो फंडामेंटल टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्टली भी पूछा जाता है, और कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होते हुए हम बहुत सारे टॉपिक्स में भी देखा करते हैं। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है। उसके बाद आता है आपका अल्फाबेट टेस्ट, ये भी आपका कैसा एक इजी टॉपिक है। डायरेक्शन डिस्टेंस में बहुत कम ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि केवल अगर आप इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टॉपिक आपका बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगा। और ऐसा कभी नहीं होगा डायरेक्शन डिस्टेंस में कि कोई क्वेश्चन आपके एसओ एग्जाम में ऐसा आ जाए जहां पे आप अटक जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। हालांकि इससे आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन हम डायरेक्शन डिस्टेंस से देख सकते हैं। देन आता है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मैं बोलूंगी कि थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, आई विल से कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, और कॉन्सेप्ट्स के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि वैसे तो ब्लड रिलेशन है क्या, जैसे हम सभी एक फैमिली का हिस्सा है, हमारे पेरेंट्स हैं, कजिन्स हैं, हमारे सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के, है ना। अगर आपको बोलना है कि दिस इज माई मदर, तो आप अपनी मदर को इंट्रोड्यूस ऐसे भी कर सकते हो कि दिस इज माई हस्बैंड्स, दिस इज माई फादर्स वाइफ। तो फादर की वाइफ मदर ही हुई, तो मदर को डायरेक्टली मदर भी बोल सकते हो, फादर की वाइफ भी बोल सकते हो, मेरे मेटरनल अंकल की बहन भी बोल सकते हो। तो रीजनिंग में जब ये ब्लड रिलेशन की बात होती है तो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाता है, और उस घुमा फिराने का यानी कि उस इंटरप्रिटेशन को अगर समझ जाओ, लैंग्वेज को अगर आप समझ जाओ, तो फिर ब्लड रिलेशन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत इजीली मास्टर कर सकते हो। इनइक्वालिटीज मैं बोलूंगी कि रीजनिंग में, पूरी की पूरी रीजनिंग में ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेहद आसान है, बहुत
कम, बहुत थोड़े बहुत इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो और इजीली समझने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस, अगर आप अराउंड अराउंड ऐसा लेके चलिए कि आप करीब करीब 50 क्वेश्चंस लगा लेते हो जिसमें आपने कोडेड इनइक्वालिटीज को भी ऐड कर लिया, आई थिंक ये टॉपिक आपका मोर देन सफिशिएंट प्रिपेयर हो जाएगा और उसके बाद आपको इस टॉपिक में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, टॉपिक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, तभी इस टॉपिक को आप वापस से देखिए, आपको दोबारा इस टॉपिक को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो अ वेरी वेरी, मैं बोलूंगी स्कोरिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक है बहुत। आप यहां से भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो तैयारी कभी भी शुरू करनी है तो कोडिंग डिकोडिंग से करिए, ये ज्यादा एक फंडामेंटल टॉपिक है, यहां से शुरुआत करना बेहतर आपके लिए रहेगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग, अब ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड आपके ना दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आने के साथ साथ इससे आपके डेटा सफिशिएंसी, ये जो टॉपिक है आपका डेटा सफिशिएंसी, इसमें इसके काफी कॉन्सेप्ट और इसके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अगेन कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजीली, यानी कि सीधे सीधे मैं बोलूंगी कि प्रैक्टिस वाला एरिया है आपका। फिर से यही बोला जाएगा कि प्रैक्टिस करके आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मूविंग ऑन, कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हमने कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्यों लिखा है, इसके दो कारण है। इसके दो कारण क्या है? पहला एक रीजन है कि यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे दे विल डिमांड लॉट ऑफ योर प्रैक्टिस, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनके लॉजिक को समझने के लिए, वेरिएशन को समझने के लिए, उनके टाइप्स को समझने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो जिसमें गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती, चाहते ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां काफी सारी हो जाती है। और तीसरा एक यहाँ पे कारण है बड़ा, वो है आपका कि एक टॉपिक, इसमें आपको दो टॉपिक ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पे थोड़ा सा आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इन डेप्थ होनी चाहिए। तो जो टॉपिक आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत शार्प करने हैं वो है आपका ये सिलोजिज्म। एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके इस टॉपिक को आप मास्टर कर पाएंगे, अदरवाइज केवल प्रैक्टिस मात्र से ये टॉपिक आपको कहीं पर भी उलझा सकता है, कहीं पर भी आपको नेगेटिव नंबर दिला सकता है। देन एक और टॉपिक है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। ये जो क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज में भी आता है आप सभी एग्जाम्स में। लेकिन अगर मैं एसओ एग्जाम की बात करूं तो एसओ में यहाँ पे आप 2 से 3 या मैक्सिमम मैं बोल सकती हूँ कि 2 to 4 क्वेश्चंस आप अपने एसओ एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग के देख सकते हैं। तो अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आप इस एरिया को लीव यानी कि स्किप भी कर सकते हो। अब आते हैं डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी है एरर प्रोन, यानी कि यहाँ हम गलतियां काफी कर जाते हैं। ये अगेन इट्स अ प्रैक्टिस ड्रिवन टॉपिक, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है लेकिन प्रैक्टिस कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि वो गलतियां जो होती हैं स्टूडेंट से, वो गलती हम अवॉइड कर सके। देन आता है इनपुट आउटपुट। ये कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर हो जाओगे इस टॉपिक में। तो कंप्लीटली प्रैक्टिस ड्रिवन, अगेन प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। सीटिंग और पजल्स, इन सीटिंग और पजल्स में कुछ तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे बहुत, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कम कॉन्सेप्ट है, 2-4 कॉन्सेप्ट्स हैं। और कॉन्सेप्ट्स के बाद यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी रिगरस प्रैक्टिस, मतलब मैं डायरेक्ट भी नहीं लिखूंगी, मैं बोलूंगी रिगरस प्रैक्टिस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ताकि आप क्या कर सके, ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंट, इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट आप तब फील करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। क्यों? क्योंकि जैसे एसओ का जो पेपर है, एसओ का पेपर आपका रीजनिंग का कोई हल्का फुल्का नहीं आता है। रीजनिंग का आपका पेपर अगर आप पिछला पीवाईक्यू उठा के देखोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए एसओ का, और उसमें आप पाएंगे कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपकी मॉडरेट लेवल पे आती है। रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आप लोगों को मॉडरेट दिखाई देगा, ये इजी नहीं है, इट्स अ मॉडरेट लेवल पेपर है ना। इजी से मॉडरेट में बोल सकते हो, कुछ क्वेश्चन इजी लेवल पे होते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल पे होते हैं। तो रीजनिंग के ये सारे टॉपिक, शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत करनी है टॉपिक वाइज। अब स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? स्ट्रैटेजी में देखो 2 से 3 लेयर आपके आएंगी। सबसे पहला काम, कोई एक टॉपिक पिक करो, और टॉपिक कौन सा पिक करें? जैसे कोडिंग से आपने शुरुआत कर ली है ना, कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत करो। और कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत करने के बाद इसके पहले क्या लगा लो, इसके पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आएगा मेरा? इसका फर्स्ट स्टेप आएगा कि इसके पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कितने कॉन्सेप्ट है? ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्लेस वैल्यू याद करनी है आपको। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके? देखो, आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है।
प्लेस वैल्यूज को समझना है। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे y है, y की प्लेस वैल्यू कितनी 20th होती है, जैसे कि k है, k की प्लेस वैल्यू कितनी 11 होती है। तो इनकी प्लेस वैल्यू आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, जिसके लिए कुछ एक दो हमें हेल्प भी मिल जाती है। इजोटी करके एक कॉन्सेप्ट है, सी फ्लोरक्स करके एक कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत सारी बुक्स में लिखा भी रहता है कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नया नहीं है, आसानी से समझ जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले तो प्लेस वैल्यू समझ लो अल्फाबेट्स की, यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। ये चीज आपको बहुत जगह हेल्प करेगी। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जानना आपको अल्फाबेट टेस्ट में हेल्प करेगा, अल्फान्यूमेरिक सीरीज में हेल्प करेगा, आपको डेटा सफिशिएंसी के कोडिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा ये मशीन इनपुट आउटपुट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो ये जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये आपके एक टॉपिक के लिए नहीं, ये ओवरऑल रीजनिंग में बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। सो ए से लेके जितने भी हमारे लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिसके लिए इजोटी कॉन्सेप्ट की आप हेल्प ले सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इजी, है ना, इसकी हेल्प ले लेना। अच्छा, ये याद करने के बाद फिर इसमें आता है दूसरा कॉन्सेप्ट ऑपोजिट लेटर पेयर। इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट ऑपोजिट लेटर पेयर। फिर इसमें आती है टाइप्स ऑफ कोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग में जैसे कि आपके 6 से 7 टाइप्स हैं, उन 6 से 7 टाइप्स को आप समझ लीजिए, जिसमें हमारे एग्जाम में एक टाइप जो 100% आता ही आता है, जिसको हम बोलते हैं मैसेज एंड पैराग्राफ कोडिंग। मैसेज कोडिंग बोलते हो, या फिर बहुत सारे बच्चे इसको चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसके कोड्स कैसे होते हैं, रो पोटा कुछ इस तरह के कोड्स होते हैं जो थोड़े से अजीब से होते हैं, तो उसको हम चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे 4-4 लाइंस होती है, 4 लाइन में हर लाइन में एक 4 वर्ड्स होंगे, उसके 4 कोड्स होंगे। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। अब हमने क्या किया, हमने कोडिंग चैप्टर शुरुआत करी, हमने देखा कि कोडिंग के अंदर कितनी सारी चीजें, इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको समझना ही चाहिए होगा। तो प्लेस वैल्यू को समझना जरूरी है। ऑपोजिट लेटर पेयर का बहुत इस्तेमाल होता है आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका इस्तेमाल भी आपको बहुत जगह दिख जाएगा, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में भी ऑपोजिट लेटर पेयर का कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल होता दिख जाता है। तो इसको भी आपको अच्छे से पकड़ना है इस कॉन्सेप्ट को। फिर टाइप्स ऑफ कोडिंग पे आ गए, 6 से 7 टाइप आपकी कोडिंग की है। ऑर्डर बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, नंबर बेस्ड कोडिंग है, फिर न्यू पैटर्न कोडिंग है, मैसेज एंड पैराग्राफ यानी कि चाइनीज कोडिंग है, राइट। तो ये सारी कोडिंग के आपने क्या कर लिया, हर टाइप के आप 5-5 क्वेश्चंस लगा लो, हर टाइप के आप 5-5 क्वेश्चंस लगा लो। अब जब मेरा एक बार टॉपिक फंडामेंटली कंप्लीट हो गया है ना, जब आपका कोई टॉपिक जब आपका एक टॉपिक, इस पर से हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार ये मेरा टॉपिक कैसे कंप्लीट हो गया, मैंने इसके फंडामेंटल्स अच्छे से लगा लिए। अब फंडामेंटल्स लगाने के बाद क्या मेरा काम चल जाएगा, नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेप था और ये तो करना ही पड़ेगा। और इस फर्स्ट स्टेप के बाद आपके पास आता है दूसरा स्टेप। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप आपका आएगा कि अब आप इसका टॉपिक टेस्ट लगा लो, या फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। इसकी प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते वक्त आप हेल्प ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, PYQ की हेल्प ले लीजिए कि मेरे पास कोडिंग से पिछले साल पेपर में आया क्या था, या पिछले 3 सालों का PYQ उठा लो, है ना, पिछले 3 ईयर के आप PYQ उठा लीजिए और देखिए कि कोडिंग में आया क्या क्या है, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि एग्जाम में मुझे पढ़ना तो सब कुछ है एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम की अप्रोच क्या रहने वाली, एग्जाम कैसे पूछेगा क्वेश्चन इस टॉपिक से, तो वो आपके लिए जानना और टाइम से जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने क्या किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसमें PYQs की हेल्प ले ली। और प्रैक्टिस मुझे क्या कितना करना है, प्रैक्टिस के लिए अगर आप एक टॉपिक पे 25 क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, आई थिंक ये बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से शुरू कर लो, 25 क्वेश्चन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे दोबारा से कोडिंग के क्वेश्चंस को लगाने के, तो अभी के लिए 25 क्वेश्चन की लिमिट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है हमारा तीसरा स्टेप। मैंने फंडामेंटल्स कर लिए, मैंने 25-25 क्वेश्चंस लगा लिए, मैंने पिछले 3 साल के PYQ में ये भी देख लिया कि इसमें पेपर में इस टॉपिक से आता कैसा कैसा क्वेश्चन है। अब मेरा थर्ड स्टेप आता है, और मेरा थर्ड स्टेप आता है कि टॉपिक टेस्ट लगाइए। क्या लगाइए, टॉपिक टेस्ट लगाइए। देखिए कि जब मैं टेस्ट लगा रहा हूं, जब मैं टाइम लिमिट लगा के, क्योंकि पेपर कैसा होना है, 40 मिनट का आपका रीजनिंग का सेक्शन, 50 क्वेश्चन आपको लगाने, तो जब टाइम लिमिट के अंदर आपको परफॉर्म करना है, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस समय आपका ब्रेन कितना शार्प काम कर रहा है, कितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कितना जल्दी आप क्वेश्चन समझ रहे हो, और कितना जल्दी आप कैलकुलेट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो वो सारी प्रोसेस आपको टॉपिक टेस्ट से पता चलेगी। अब मैंने जब टॉपिक टेस्ट लगा लिया, अब आई विल बी कॉन्फिडेंट। मुझे टॉपिक टेस्ट लगाने तक मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छे से
से समझ में आ चुका है, आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। या फिर जहां पे आप गलतियां कर रहे होगे, जहां पे हो सकता है कि टाइम निकल गया, क्वेश्चन आपको आता था, आप कर लेते अगर आपको और 10-15 सेकंड का समय मिलता, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन छूट गया। क्यों? क्योंकि आपकी टाइम लिमिट ओवर हो गई थी। तो आपको पता है कि अच्छा स्पीड ये मैटर तो हमारे एग्जाम में भी हो सकता है, तो मुझे स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे काम करना जैसे ही पता चलेगा, मतलब प्रैक्टिस और करनी, क्वेश्चन और लगाने। तो ये एनालिसिस आपको बताएगा कि आपकी डायरेक्शन सही चल रही है, आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। और कब कर देनी चाहिए ये प्रिपरेशन शुरू? एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जब हमें हमारी गलतियां पता चलेंगी तो उनको करेक्ट करने का टाइम हमारे पास होना चाहिए, है ना। और फिर चौथा स्टेप आपका क्या आएगा? चौथा स्टेप आपका आएगा सेक्शनल टेस्ट। जब इस तरह से आप पूरा का पूरा क्या कर ले, जब इस तरीके से आप पूरा हर टॉपिक को करते जाए, फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, ऐसे मैंने जब सारे टॉपिक्स कर लिए, फिर मैं आ जाऊंगी कहां? मैं आ जाऊंगी अपने सेक्शनल टेस्ट लिखने पर। सेक्शनल टेस्ट क्या होता है? रीजनिंग कितने मार्क्स की आ रही है आपकी गाइस? रीजनिंग आपकी आ रही है पूरी की पूरी 50 क्वेश्चन की, और इन 50 क्वेश्चन का पूरा एक टेस्ट होगा। अब वो टेस्ट आपको बताएगा कि उन 40 मिनट में, इनको कितने देर में करना है? 40 मिनट में करना है। तो उस 40 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन को कैसे लगाना मुझे चाहिए, ये आपका सेक्शनल टेस्ट आपको सिखाएगा। और फिर वही परफॉर्मेंस आपकी कहां होगी? एग्जाम में होगी। सो ऑल दिस अगर आप ये कर लेते हैं, और ये प्रोसेस आप अपने बाकी सब्जेक्ट में भी फॉलो कर सकते हो। ये रीजनिंग का मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, क्योंकि ये सेशन मैंने रीजनिंग के लिए रखा था, बट द सेम प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू अदर एग्जाम्स ऑल्सो। एंड इफ ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये प्रोसेस शिद्दत से कर लेते हो, डिटर्मिनेशन से कर लेते हो, आई थिंक आप टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो बस लेकिन इतना करना पड़ेगा, है ना। और एसओ के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई जाती, कट ऑफ सटल है। मैंने कट ऑफ पे ऑलरेडी एक सेशन ले रखा है, उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, उसमें आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी है। प्लीज उस सेशन को जाके देख लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि व्हाट लेवल वी हैव टू अचीव, है ना। और जितनी जल्दी आप इस लेवल पे आ जाओगे ना, ये लेवल आपको जल्दी से जल्दी लेकर आना है। नवंबर में मेरा पेपर है, नवंबर फर्स्ट वीक में मेरा पेपर है। ये लेवल आप अक्टूबर स्टार्ट से कर दीजिए। मतलब अपनी तैयारी इस स्ट्रेटेजी के साथ करो कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में आप हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट वाले पोर्शन पे पहुंच चुके हो, एंड देन इट विल बी ऑल गुड। क्योंकि तब तक फिर आपके पास अक्टूबर का पूरा टाइम होगा, 1 महीने का टाइम आपके हाथ में होगा, जिसमें आप क्या कर पाओगे? अपना सारा रिवीजन कर पाओगे, सारी अपनी गलतियों को सुधार पाओगे, प्रैक्टिस जहां रिक्वायर्ड होगी वहां पे और कर पाओगे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, मैम आपने ये तो बता दिया कि प्रैक्टिस करनी है, आपने ये तो बता दिया टॉपिक टेस्ट लगाना, आपने ये तो बता दिया कि सेक्शनल टेस्ट लगाने, लेकिन कहां से लगाएं? बहुत सारे बच्चों के पास अपना खुद का मटेरियल होता है, ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप बिल्कुल गूगल कर सकते हैं, यू कैन हैव एवरीथिंग। बट कुछ स्टूडेंट का रहता है कि मैम हमें एक बिल्कुल पर्टिकुलर मैनर में, हमें टॉपिक वाइज टॉपिक, हमें कॉन्सेप्ट मिल जाए, हमें क्वेश्चंस मिल जाए, हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएं और सारे टाइप्स कवर हो जाएं। तो गाइज मैंने आपके सामने आपके सॉल्यूशन के लिए, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, ये आपके सामने रैंक फाइल करके रीजनिंग की प्रीलिम्स के और इसमें मेंस के भी क्वेश्चंस हैं। तो जिस एग्जाम में आप मेंस में रीजनिंग पढ़ रहे हो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स का आपको यहाँ पे पूरा लेवल मिल जाएगा। ये जो है ये केवल इंग्लिश में, और यही फाइल आपकी केवल हिंदी में है। ये सेम, यानी कि ये सेम जो बुक है ये आपकी, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। सो लॉट मेनी क्वेश्चन जिसमें आपके पास सॉल्यूशन होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। टॉपिक वाइज आपको टॉपिक वाइज सब कुछ कवर होगा, टॉपिक वाइज के साथ टाइप वाइज भी कवर होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितने टाइप है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसको आप जरूर चेक कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कह रहे कि मैम प्रीलिम्स तो आपने बता दिया प्रीलिम्स का कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंस में जो हमारी प्रोफेशनल नॉलेज आएगी उसको कैसे कवर करेंगे। और कुछ को तो प्रीलिम्स के लिए भी कहीं ना कहीं गाइडेंस चाहिए होगी, क्योंकि हम हो सकता है इंग्लिश में अच्छे हो लेकिन क्वांट रीजनिंग में अच्छे ना हो सकता है हम क्वांट रीजनिंग में अच्छे हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं इंग्लिश में मात खा जाते हैं। तो आप अपने पहले वीक एरिया पहचानिए, आप ये जानिए कि क्या आपको इस गाइडेंस की जरूरत है या नहीं। क्या आप अपने आप से 2 महीने में ये सारी की सारी तैयारी कर लोगे? अगस्त ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया, 15 दिन आपके अगस्त के बचे हैं, अगस्त के बाद सितंबर और उसके बाद अक्टूबर, अब ज्यादा टाइम नहीं है। हमने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ शुरुआत की थी हम बात कर रहे थे कि अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है।
नवंबर के फर्स्ट वीक में अगर पेपर हो ना, अक्टूबर मिड तक मेरी तैयारी डन हो जानी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी तो यही होती है ना। चलिए, तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए जिसमें हम आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के साथ साथ इंटरव्यू की भी अगर आप तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो, तो एवरीथिंग इज वेल प्रिपेयर्ड। आप लोगों के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है, जिसमें आपका आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और इसके साथ साथ यहाँ पे लॉ ऑफिसर, इन तीनों के बैचेस निकाल दिए गए और इसमें एक एचआर का बैच भी है गाइस, एचआर का बैच भी अवेलेबल है। इन सभी बैचेस में लेटेस्ट पैटर्न और अपडेटेड कंटेंट्स आपको मिलेंगे। एग्जाम सिलेबस फोकस्ड रहेगा और इसके साथ साथ आप इस समय डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी डिस्काउंट चल रहा है। इस बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं जिस भी ब्रांच के लिए आप फिल करना चाहते हो। एएफओ का बैच भी अवेलेबल है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का बैच भी अवेलेबल है। और उसके साथ साथ इस समय तो ये तो हो गया आपकी क्या, ये तो हो गया आपके एसओ के बैचेस। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग की पीडीएफ बता दी है, रीजनिंग की बुक बता दी है, कहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बैचेस हैं। इन बैचेस में आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेजेस की तैयारी कराई जाएगी। अब इसके साथ हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हो कि मैम हम एसओ का भी पेपर देने वाले हैं, हम पीओ का भी देने वाले हैं और हम रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं, या मैं एसओ का पेपर देने वाला हूं लेकिन मेरा भाई जो है वो पीओ के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, है ना, कि मैम हम एक से अधिक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और क्या कोई ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें हम सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सके, तो बैंक महापैक प्लस है। ये क्या होता है, यहाँ पे आपके आईबीपीएस, एसबीआई, सिडबी, आरबीआई ग्रेड बी, यानी कि सारे बैंक के एग्जाम, मतलब ऑल बैंक एग्जाम्स जो है वो आपके इसके अंदर क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो आपका एसबीआई के एग्जाम हो, आईबीपीएस के हो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो, या फिर आपके पीएनबी एसओ ऑफिसर हो, या फिर सीबीओ का पेपर हो, या पीएनबी एसओ ऑफिसर का पेपर हो, कोई भी एग्जाम जो आप टारगेट कर सकते हैं बैंक से रिलेटेड, वो सब एग्जाम की लाइव क्लासेस, उन एग्जाम की प्रैक्टिस पीडीएफ, क्लास नोट, सेपरेट टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, सब कुछ आपको मिलता है एक ही अम्ब्रेला के अंदर, जिसको हम कहते हैं बैंक महापैक प्लस। और बैंक महापैक प्लस पे इस समय चल रहा है आपका राखी डिस्काउंट। ये राखी डिस्काउंट क्या है, तो बैंक महापैक प्लस पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को बैंक महापैक जो है वो सबसे मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है 3447 और विथ ट्रिपल वैलिडिटी। तो वैलिडिटी आपकी 3 टाइम हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और साथ ही साथ मिनिमम प्राइस पे आप लोगों को बैंक महापैक प्लस मिल रहा है 3447। इसके लिए आप डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना, और जो कोड आपको यूज करना है वो है आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है Y651। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बैंक महापैक प्लस में एनरोल करके अपने सभी एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हो, ना कि केवल इस साल के बल्कि अगले साल के एग्जाम्स भी आपके इसी के अंदर आ जाएंगे। अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन है कि मैम ये तो आपने बता दिया लेकिन हाउ डू वी एनरोल, हम इसमें एनरोल करें कैसे, वो तरीका क्या है, तो तरीका बहुत आसान है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है। तो अड्डा 247 एप्लीकेशन पे आप लोग जाइए, गूगल पे सर्च कर लो, और बेहतर होगा कि अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप अड्डा की एप्लीकेशन को ऑन करें और यहाँ पे ऑल कोर्सेज के अंदर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ऑल कोर्सेज में जाइए और ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट कर लेना रेगुलेटरी बॉडी एसओ चैनल। और इसके अंदर ये है आपका, जैसे कि आईबीपीएस एसओ पे आप जाते हैं। अब आईबीपीएस एसओ में जैसा कि मैंने बताया, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, सारे बैचेस अवेलेबल हैं। और उन बैचेस के साथ साथ ये है आपका बैंक महापैक प्लस। मेरा सजेशन अभी ये रहेगा कि क्योंकि आपको बैंक महापैक प्लस पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, और सारे एसओ के सारे, अगर आपका डाउट ये है कि मैम इसमें एसओ का बैच होगा, यस, इसमें सारे बैचेस आते हैं, एसओ का भी आएगा। तो अगर इसमें जाइए, ये आप 12 मंथ्स की वैलिडिटी को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके आप करेंगे बाय नाउ, और बाय नाउ करके आप लगा देंगे डिस्काउंट को Y651। और जैसे ही आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं, आपका ये महापैक हो जाता है कितना, ये महापैक आपको बाय नाउ करके यहाँ पे डिस्काउंट कोड हम जैसे ही लगाएंगे, हमारा महापैक जो है, वेट, है ना, तो यहां पे जाके आपको क्या करना है, यहां पे जाके आपको केवल यहां जाके आपको बाय नाउ करना है और डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा Y651, दैट इज ऑल। ये आप लोगों को कर लेना है,
ठीक है, ये आप लोगों को कर लेना। और इसमें क्या करोगे, इसमें अड्डा की ऐप के कॉइन्स यूज कर लेना। अड्डा की ऐप से आपको क्या मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स का इस्तेमाल कर लेना, ये आपको डिस्काउंट और भी ज्यादा मिल जाएगा। सो यूज दिस कोड, इस कोड का यूज करके मेक श्योर करें कि आप महापैक में एनरोल कर ले। अगर आप मोर देन 1 एग्जाम को टारगेट करो, अदरवाइज एसओ को केवल टारगेट करो तो एसओ के बैच में जा सकते हैं, या फिर अपने आप से प्रिपेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बिल्कुल आप अपने आप से भी प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए या डिस्ट्रैक्ट आप ना हो जाए। सो विद दिस आई विश यू अ वेरी हैप्पी राखी। ये राखी का त्योहार आप लोगों का आ रहा है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और मिलते हैं आपसे हम क्लासेस के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।